हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं जेडी उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। और इस वीडियो के माध्यम से आज मैं डिस्कस करूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अमेंडमेंट कैसे होता है। क्या अमेंडमेंट करने की पावर संसद के पास है? यदि हां, तो उस पर सीमाएं क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है, संविधान को कितने तरीके से बदला जा सकता है, फॉर्मल मेथड क्या होता है, इनफॉर्मल मेथड क्या होता है। अगर पार्लियामेंट संविधान में संशोधन कर रही है तो क्या उसकी जो शक्तियां हैं वो असीमित हैं? क्या जो प्रक्रिया दी हुई है बिना प्रक्रिया का पालन किए हुए वो कोई संशोधन कर सकती है? तो बेसिकली उस पर सीमाएं क्या हैं। इसके अंतर्गत अगर पार्लियामेंट संविधान में संशोधन कर रही है तो क्या उसकी शक्ति मौलिक अधिकारों में भी संशोधन करने तक विस्तारित है? यदि है तो उसको हम किस तरीके से देखते हैं? क्या ऐसी शक्ति सीमित है या असीमित है? तो इस वीडियो के माध्यम से इस पूरे टॉपिक पर मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मेरा आज का विषय है संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति, उसकी प्रक्रिया एवं सीमाएं। तो इस विषय के माध्यम से हम देखेंगे कि संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है और उस पर सीमाएं क्या हम लगा सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि इस विषय में हम अंदर तक जाकर डिस्कस करें और डिटेल में इसका डिस्कशन हो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय संविधान के अंदर कुल मिलाकर 22 पार्ट्स हैं और उन 22 पार्ट्स में एक पार्ट है आपका 20 मींस भाग 20, जो संविधान में संशोधन करने की बात करता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो पार्ट 20 है वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की बात करता है। तो जो प्रावधान है वो पार्ट 20 के अंदर दिए हुए हैं और पार्ट 20 को यदि आप देखोगे तो इसके अंदर एक आर्टिकल है 368। आर्टिकल 368 में भारत के संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति लिखी हुई है और उसके लिए अपनाई जाने वाली जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख किया गया है। अब सवाल यह आता है कि जो संविधान में संशोधन करने की बात आपका भाग 20 कर रहा है तो यह स्रोत हमने कहां से लिया है? तो संविधान में संशोधन करने वाले जो उपबंध हैं इनका जो स्रोत है वो कहीं ना कहीं हमने अपनाया है आपका दक्षिण अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो सबसे पहला सवाल तो यह आया कि संविधान में संशोधन करने का प्रावधान भारतीय संविधान में कहां है? तो याद रखिएगा भाग 20 में है। आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल है 368 और इसका जो सोर्स है वो है साउथ अफ्रीका। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को कितने तरीके से बदला जा सकता। तो मैं डिस्कशन करना चाहूंगा संविधान में परिवर्तन कैसे होता है। तो ध्यान से समझिएगा, मैंने एक शब्द परिवर्तन लिखा है, संशोधन नहीं लिखा है। तो संविधान में परिवर्तन होता है दो तरीके से। पहला जो तरीका है उसको बोलते हैं हम अनौपचारिक ढंग मींस इनफॉर्मल मेथड, और जो दूसरा तरीका है वो है औपचारिक ढंग मींस फॉर्मल मेथड। अब सवाल आता है कि संविधान यदि दो तरीके से बदल रहा है, एक को हम आपको फॉर्मल मेथड कह रहे हैं, दूसरे को इनफॉर्मल मेथड कह रहे हैं, सर पहचानेंगे कैसे कि कौन सा जो मेथड है वो इनफॉर्मल है या फॉर्मल है? तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप इनफॉर्मल मेथड या अनौपचारिक ढंग की बात करोगे तो इसके अंतर्गत इंटरप्रिटेशन आता है मींस निर्वचन आता है, और कहीं ना कहीं निर्वचन करने का काम सुप्रीम कोर्ट का है और हाई कोर्ट का है। तो भारतीय संविधान का कोई भी प्रावधान अगर कहीं लिखा हुआ है तो उसके अर्थ को बदलने का काम आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करता है कि वास्तव में उस शब्दावली का अर्थ क्या है, उस एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या है। तो इनफॉर्मल मेथड से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जैसी भी स्थिति हो उस भाषा के अर्थ को चेंज कर देता है, लेकिन वो भाषा संविधान के अंदर ऐसे का ऐसा ही लिखा रहता है। भाषा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होती बल्कि उसका अर्थ बदल जाता है। तो इस मेथड को हम आपका अनौपचारिक ढंग कहते हैं, इनफॉर्मल मेथड कहते हैं, और कहीं ना कहीं ये निर्वचन से संबंधित है। लेकिन वास्तविक अर्थों में यह संविधान का संशोधन नहीं कहलाता है। संविधान का परिवर्तन तो है लेकिन संविधान का संशोधन नहीं है। दूसरी इस तरफ अगर हम देखें
तो एक एक्सप्रेशन लिखा है औपचारिक ढंग। सवाल आता है कि औपचारिक ढंग क्या होता है। तो औपचारिक ढंग के अंदर जो आपकी संसद है वो संविधान में परिवर्तन करती है ना। संसद संविधान के किसी भी प्रावधान का, है ना, मॉडिफिकेशन कर सकती है, उसमें वेरिएशंस कर सकती है ना, किसी प्रोविजन को रिपील कर सकती है, कुछ एड ऑन कर सकती है ना। कोई भी एडिशन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन है वो आपकी संसद कर सकती है। लेकिन जैसी संसद इस काम को करेगी तो उसे क्या काम करना होगा, उस कानून की भाषा को भी चेंज करना होगा और उसके अर्थ को भी चेंज करना होगा। तो जहां पर आप फॉर्मल मेथड देखते हैं वहां पर रोल संसद का है, वो संविधान में दी गई भाषा को भी चेंज करती है और उसके अर्थ को भी चेंज करती है, दोनों ही काम करती है। और सही अर्थों में इसे ही कहा जाता है संशोधन। तो ध्यान से समझिएगा, अगर बात आती है संविधान में परिवर्तन की तो संविधान में परिवर्तन संसद भी कर सकती है और आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी किसी मामले के माध्यम से, किसी केस के माध्यम से, है ना, संविधान में प्रयुक्त की गई भाषा के अर्थ को भी बदल सकता है। तो दोनों ही तरीके से हमारा संविधान परिवर्तित होता है, चेंज होता है। परंतु जब बात आती है संविधान में संशोधन करने की, तो संशोधन करने की जो शक्ति है वो संसद के पास है और संसद भाषा को भी चेंज करती है और अर्थ को भी चेंज करती है। इसके विपरीत जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है वो केवल और केवल अर्थ को चेंज करते हैं, केवल अर्थ को। ठीक है, यहां पर जो भाषा है वो भाषा को चेंज नहीं करता है, भाषा एज इट इज ही उस प्रावधान में लिखी रहती है। इसका एक एग्जांपल मैं दे देता हूं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आप पढ़िएगा, आर्टिकल 124A, 124B और 124C। संसद ने 99th अमेंडमेंट किया था कॉन्स्टिट्यूशन में और उसके माध्यम से उन प्रावधानों को संविधान में इंसर्ट किया गया। मैंने जैसा बताया कि भाषा भी उन्होंने जोड़ी और साथ साथ अर्थ भी बदला कि सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जब न्यायाधीशों का नियुक्ति होगा तो उसके लिए कौन कौन चयन समिति में रहेंगे और जो एनजेसी होगा उसका चयन समिति में कौन कौन होगा, उसके कार्य वगैरह क्या होंगे। लेकिन उस 99th अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑन रिकॉर्ड्स एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के अंदर। 2014 का केस है। तो मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जब वो जजमेंट आया तो उस जजमेंट ने इस 99th अमेंडमेंट को असंवैधानिक घोषित कर दिया। लेकिन वर्तमान में आप देखोगे तो आर्टिकल 124A-B-C आपको एज इट इज ही लिखा मिलेगा, लेकिन उसके साथ आपको कहीं ना कहीं जजमेंट को पढ़ना पड़ेगा जिसने जाकर उसके मीनिंग को चेंज कर दिया, उसके अर्थ को चेंज कर दिया और उसके अस्तित्व को कहीं ना कहीं समाप्त कर दिया। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सवाल आता है कि संविधान में परिवर्तन तो समझ में आया और यह भी समझ में आया कितने तरीके से हो सकता है, लेकिन सर ये जो संसद है, संविधान में संशोधन करेगी तो संशोधन करने के भी तरीके कितने होंगे। तो मैं आपको बताऊं कि संविधान में संशोधन करने के लिए संसद दो तरीके से जो है ना संविधान में संशोधन कर सकती है। पहला जो तरीका है वो मिलेगा आपको जब आप पढ़ते हो आर्टिकल 368, वहां पर दिया गया है जिसे बोलते हैं विशेष बहुमत से। और दूसरा जो प्रावधान है वो मिलेगा आपको अन्यथा। अन्यथा का मतलब ऐसे मामले जिसमें आर्टिकल 368 यूज नहीं होता है, इसे बोलते हैं हम क्या, साधारण बहुमत से। तो संविधान के बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं जिनको आप साधारण बहुमत से चेंज कर सकते हो। साधारण बहुमत का मतलब एक ऐसा बहुमत है जैसे एक सामान्य अधिनियम को पास करने के लिए प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, ठीक उसी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है आपका साधारण बहुमत में। और साधारण बहुमत वाला जो प्रावधान है वो आर्टिकल 368 में फॉल नहीं करता है। बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी रहती है कि साधारण बहुमत का भी जो कॉन्सेप्ट है ना वो आर्टिकल 368 में दिया हुआ है। ऐसा नहीं है। साधारण बहुमत वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आर्टिकल 368 से अलग है। उसका एक एग्जाम्पल मैं बताऊं कि अगर भारत के अंदर, ठीक है, नए राज्य की स्थापना आदि की जा रही है ना, तो साधारण बहुमत का प्रयोग करके ही आप उसको कर सकते हो। आर्टिकल 4 को एक बार देखने की आवश्यकता है इस संदर्भ में। जबकि आप आर्टिकल 368 की बात करेंगे तो यहां पर दो तरीके से आप संविधान को बदल सकते हो।
कुछ प्रावधान ऐसे हैं जहां पर 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है कि चाहे लोकसभा है चाहे आपकी राज्यसभा है, जब आप उस विधेयक को पास कराने जाएंगे लोकसभा या राज्यसभा से, तो प्रत्येक सदन से 2/3 बहुमत आपको चाहिए, तभी वो विधेयक जाकर पास होगा। परंतु कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो फेडरल स्ट्रक्चर से संबंधित हैं, भारतीय संविधान के संघात्मक प्रारूप से संबंधित हैं, संघात्मक ढांचे से संबंधित हैं। वहां लिखा हुआ यह है कि 50% राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए, साथ साथ 2/3 बहुमत चाहिए, साथ साथ 2/3 बहुमत चाहिए। एक कहावत और एक बहुत बड़ी विशेषता जो भारतीय संविधान की है वो ये है कि हमारा भारत का संविधान कठोरता और नम्यता का अनोखा मिश्रण। इसका तात्पर्य यह हुआ कि हमारे संविधान के बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं जिनको बदलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, असंभव नहीं है, मुश्किल है, लेकिन बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं जिनको आप आसानी से बदल सकते हो। तो जब आप संविधान की विशेषताएं पढ़ते हो तो वहां पर यह पढ़ाया जाता है कि भारतीय संविधान कठोरता और नम्यता का अनोखा मिश्रण है। तो इस डिस्कशन से यह बात क्लियर होती है, ये जो प्रावधान है ये बहुत ही नम्य है, मींस बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, इनको बहुत ज्यादा आसानी से आप बदल सकते हो। लेकिन जैसे ही आप आर्टिकल 368 में उन प्रावधानों को देखोगे तो इनको बदलने के लिए जो प्रक्रिया है वो थोड़ी कठिन है। तो यहां पर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिजिड है, और ऐसा प्रावधान इसलिए है क्योंकि भारत का जो संविधान है उसमें बहुत सारे प्रावधान फेडरल नेचर के हैं और बहुत सारे प्रावधान जो है वो यूनिटरी नेचर के हैं, है ना। तो जो संघात्मक प्रकृति के प्रावधान हैं उनको बदलना थोड़ा सा कठोर है, क्योंकि संघात्मक शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषता यही है कि संविधान को बदलना कठोर होता है, जैसे कि अमेरिका में। जबकि ब्रिटेन में अगर आप देखोगे, जो कि एकात्मक शासन व्यवस्था का एक उदाहरण है, तो वहां पर संविधान को बदलना आसान है। परंतु हमारा जो संविधान है वो संघात्मक शासन व्यवस्था के साथ साथ एकात्मक शासन व्यवस्था का एक अनोखा सम्मिश्रण है। तो ऐसे में देखा जाए तो हमारे यहां दोनों तरीके के प्रावधान इन उपबंधों से परिलक्षित होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल आता है यहां पर कि सर संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति क्या होगी? संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति क्या होगी, के लिए कौन सी प्रक्रिया का हम पालन करेंगे और क्या होंगी, लिमिटेशन क्या होगी कि संसद किस सीमा तक कानून बना सकती है। तो इस विषय को पढ़ने के लिए आपको दो बातों को समझना जरूरी है कि यहां पर आपका जो विधायिका है, जिसको हम केंद्रीय विधायिका कह रहे हैं मीन संसद, और जो आपका सुप्रीम कोर्ट है मीन्स उच्चतम न्यायालय है ना, उनके सामंजस्य को समझना पड़ेगा, उनके द्वारा डिसाइड की गई चीजों को समझना पड़ेगा। तो यहां पर जो कन्फ्लिक्शन हुआ है वो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए जो अमेंडमेंट है, लाए गए अमेंडमेंट है उन पर है, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किए गए जो केस लॉज हैं, जो जजमेंट्स हैं, उन पर है। तो आइए इसी कनेक्शन में शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो केस आया उस केस का नाम था शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, ठीक है, 1951 का केस, 1951 का केस है। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 के केस के अंदर क्या हुआ कि संसद ने एक संशोधन किया था और उसका नाम था प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 51। तो सुप्रीम कोर्ट में इस संशोधन अधिनियम को चुनौती दी गई, और यह चुनौती दी गई कि ऐसा जो संशोधन है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 3 में दिए गए जो मौलिक अधिकार है ना, उनका उल्लंघन करता है, उनका हनन करता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 13 क्लॉज 1, 13 क्लॉज 2 और एक आर्टिकल है 13 क्लॉज 3। तो आर्टिकल 13 क्लॉज 1 ये कहता है कि संविधान से पहले जो कानून है, संविधान के लागू होने के बाद भी प्रवर्त हैं, अगर वो मौलिक अधिकारों से असंगत हैं तो जिस सीमा तक वो असंगत हैं, इनकंसिस्टेंट हैं, उस सीमा तक जो है ना वो शून्य होंगे। जबकि क्लॉज 2 ये कहता है आर्टिकल 13 का, राज्य जो है
वो ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता हो या उसको न्यून करता हो, उसको कम करता हो। तो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 इस बात पर जोर दे रहा है कि मौलिक अधिकार जो होंगे, ठीक है, अगर आपने ऐसा कोई कानून बनाया है, ऐसी कोई विधि बनाई है जिससे मौलिक अधिकारों को आपने छीना है या न्यून किया है, तो वो उसी सीमा तक शून्य होगी। और आर्टिकल 13 क्लॉज 3 लॉ शब्द की परिभाषा बताता है कि लॉ शब्द में क्या क्या आएगा। तो यहां पर समझने वाली बात है, इस केस के अंदर यही डिस्कशन किया गया और लॉ नाम का जो एक्सप्रेशन है उसका इंटरप्रिटेशन किया गया। तो यहां इन्होंने ये बताया है आपका आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में कि भाई जो विधि शब्द है, जो लॉ शब्द है, उसके अंतर्गत क्या क्या आएगा। तो उन्होंने कहा अध्यादेश आएगा, आपका आदेश आएगा, आपका उपनियम आएगा, आपका नियम आएगा, ठीक है, आपका विनियम आएगा, आपका अधिसूचना आएगी और प्रथाएं आएंगी। से समझने वाली बात है, कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जहां पर आर्टिकल 13 क्लॉज 1 और 2 ने, है ना, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि आप जो है ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो मौलिक अधिकारों का हनन करता हो या उनको अन्यून करता हो। और आर्टिकल 13 के क्लॉज 3 में इस बात को लिखा गया कि भाई जो विधि शब्द है, जो लॉ शब्द है, उसकी डेफिनेशन में कौन कौन आएगा। तो उसकी डेफिनेशन में कोई भी अध्यादेश है जिसे ऑर्डिनेंस कहा जाता है, कोई भी ऑर्डर है जिसे आदेश कहा जाता है, उपनियम है, नियम है, विनियम है, अधिसूचना है या कोई प्रथा है। तो इस तरीके की कोई भी बात है तो वो सब यहां फॉल करेगा, लॉ की परिभाषा में फॉल करेगा और उसे हम लॉ कहेंगे। अब सवाल यह आया कि संसद ने जब संविधान में संशोधन किया तो संविधान में संशोधन करने वाली जो विधि है, जो ये अधिनियम है, इसको कहा गया संवैधानिक संशोधन विधि, यानी कि संविधान में संशोधन करने वाली विधि कहा गया। अब देखा जाए तो आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में जो विधि शब्द की परिभाषा है उसमें ये फॉल नहीं करता, यानी कि ये जो शब्द आप देख रहे हैं संवैधानिक संशोधन विधि, ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था कि चुनौती जब दी गई सुप्रीम कोर्ट के सामने और यह कहा गया कि जो प्रथम संविधान संशोधन है, जो कि संविधान संशोधन विधि है, ठीक है, वो मौलिक अधिकारों का हनन करती है, इसीलिए उसे अल्ट्रा वायरस कर दिया जाना चाहिए, उसे जो है ना असंवैधानिक घोषित कर दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग किया और यह पाया कि भाई देखो, आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में शब्द की परिभाषा दी हुई है और राज्य के ऊपर एक कर्तव्य लगाया गया है या अधिरोपित किया गया है कि आप ऐसी विधि नहीं बनाओगे, है ना, जिससे मौलिक अधिकारों का हनन हो। और विधि शब्द में अध्यादेश, आदेश, उपनियम, नियम, विनियम, अधिसूचना, प्रथा नामक शब्दावली रखी गई है। वहां कहीं पर भी संवैधानिक संशोधन विधि नाम का जिक्र नहीं किया गया। इसका मतलब यह हुआ, सुप्रीम कोर्ट का कहना था, संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकती है जिसके अंतर्गत मौलिक अधिकार भी आते हैं। और मौलिक अधिकारों में अगर वो कोई भी संशोधन कर रही है, चाहे उनको न्यून कर रही है, अन्यून कर रही है, ठीक है, तो वो संसद कर सकती है, वो उसकी शक्ति के अंतर्गत आता है। और ऐसा कहकर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को डिसाइड कर दिया। और उनका यह भी कहना था क्योंकि संवैधानिक संशोधन विधि आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में फॉल नहीं करता है, जब फॉल नहीं करता है तो इसीलिए उसे चैलेंज भी नहीं किया जा सकता है। और उनकी शक्ति इस मामले में है कि वो भाग 3 में दिए गए जो मौलिक अधिकार हैं, है ना, उनमें भी संशोधन कर सके। तो इस केस को डिसाइड किया सुप्रीम कोर्ट ने। इसके बाद एक दूसरा केस न्यायालय के समक्ष आया और उस दूसरे केस का नाम है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। यह केस है 1965 का। तो 1965 में यह दूसरा केस सुप्रीम कोर्ट के पास आया और इसमें प्रश्न यह था कि क्या संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद के पास है, और अगर वो संशोधन करने की शक्ति है तो उसकी सीमाएं क्या हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में भी क्या काम किया, शंकरी प्रसाद वाले केस में दिए गए निर्णय को फॉलो करते हुए ये डिसाइड कर दिया कि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है जिसके अंतर्गत मौलिक अधिकार भी आते हैं, है ना। तो कंक्लूजन में मैं ये कहना चाहूंगा कि सज्जन सिंह में भी ये डिसाइड कर दिया गया
कि संसद जो है वो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तो 1951 से लेकर 1965 तक की स्थिति ये रही। अब इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण केस है जिसका नाम है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ये आपका 1967 का केस है, 1967 का केस है। इस केस में भी प्रश्न यही आया कि क्या संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद के पास है, तो सीमाएं क्या है। अब ध्यान से समझने वाली बात है, इस केस के अंदर जो संविधान के आर्टिकल 368 है उसके बेसिस पर कुछ संशोधन किए गए थे, और इस केस को डिसाइड करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसकी जो बेंच थी उसमें कुल 11 जजेस थे, कुल 11 न्यायमूर्ति थे। तो 11 न्यायमूर्तियों की पीठ ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 को डील किया। अब इसके अंदर जब सवाल आया तो मेजॉरिटी का डिसीजन यह था कि भाई देखो, जब हम बात करते हैं आर्टिकल 13 की और क्लॉज 3 की, तो वहां पर विधि शब्द को बताया गया है। ध्यान समझने वाली बात है, और विधि शब्द का वही अर्थ है जो मैंने आप लोगों को गोलकनाथ वाले शंकरी प्रसाद वाले केस में बताया। यानी कि विधि शब्द के अंतर्गत आदेश आएगा, अध्यादेश आएगा, उपनियम आएगा, और आदि आदि बातें जो आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में लिखी हुई हैं वो आएंगे। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको यह जरूर बता दूं कि आर्टिकल 368 की स्थिति क्या थी 1967 के समय। तो मैं आपको बता दूं, ध्यान से समझिएगा क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण केस है। तो एक तरफ देखा जाए तो जो आपका आर्टिकल 368 था, वर्तमान में देखोगे तो कुल मिलाकर आपको 5 उपखंड मिल जाएंगे इसमें से। आर्टिकल 368(1), 368(2), 3, 4, 5 वर्तमान में। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं आपको गोलकनाथ के समय की, तो आर्टिकल 368 में जो इसका मार्जिनल नोट था, जिसे पास टिप्पण कहा जाता है, उसमें लिखा था संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया। यह शब्दावली लिखी गई थी आपका आर्टिकल 368 में गोलकनाथ के समय। वर्तमान में देखोगे तो लिखा मिल जाएगा कि संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और प्रक्रिया। लेकिन उस समय जो मार्जिनल नोट था उसमें लिखा था आर्टिकल 368 के संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया। अगर इस शब्दावली को देखेंगे तो यहां पर प्रक्रिया लिखी हुई थी, शक्ति शब्द का उल्लेख नहीं था। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के केस में जो मेजॉरिटी का डिसीजन था, उनका कहना यही था कि भाई देखो, संविधान में संशोधन करने की जो संसद की शक्ति है ना, वो भाई आर्टिकल 368 में नहीं है, क्योंकि वहां पर क्या लिखा हुआ है, प्रक्रिया लिखा हुआ है और शक्ति शब्द नहीं लिखा हुआ है। इसीलिए जो आपकी पार्लियामेंट है वो आर्टिकल 368 के आधार पर संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। मेजॉरिटी की जो बातें थी, जो जजमेंट था, उसने ये बात क्लियर कर दी कि आर्टिकल 368 में प्रक्रिया शब्द को लिखा गया है, शक्ति शब्द नहीं लिखा गया। इसीलिए आपका जो संसद है वो आर्टिकल 368 के बेसिस पर संविधान में संशोधन करने की शक्ति नहीं रख सकती है और मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है आर्टिकल 368 के बेसिस पर। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि एक आर्टिकल है 248 जो कि रेसिड्यूरी पावर्स बताता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और उसमें यह बताया गया, जजमेंट में यह कहा गया कि जो आपका संसद है वो आर्टिकल 248 के बेसिस पर ऐसा संशोधन कर सकती है। लेकिन इस संशोधन को आपका जो विधायी प्रक्रिया है उससे गुजरना पड़ेगा। जैसा कि आपका शंकरी प्रसाद में कहा गया था कि भाई देखो, ये जो है ना कैसा संशोधन है, ये आपका संवैधानिक संशोधन है, इसीलिए आर्टिकल 13 क्लॉज 3 से मैच नहीं खाता है, इसीलिए इसको चुनौती नहीं दी जा सकती। तो यहां पर गोलकनाथ में इस बात को क्लियर कर दिया कि भाई आर्टिकल 368 के बेसिस पर आप जो है ना अमेंडमेंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पावर नहीं है। आपको अमेंडमेंट करना है तो 248 में कीजिए, और उसके बेसिस पर जब आप अमेंडमेंट करोगे तो वो विधायी प्रक्रिया का आप पालन करेंगे, और विधायी प्रक्रिया का जब पालन करेंगे
तो जो विधि बनकर आएगी उसे कहीं ना कहीं आर्टिकल 13 क्लॉज 3 से जो डेफिनेशन है उसमें फॉल करेगी और कहीं ना कहीं उसका जुडिशियल रिव्यू हो जाएगा और कहीं ना कहीं उसे न्यायालय में चुनौती दे दी जाएगी। और ऐसा कहकर गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस को डिसाइड कर दिया गया। अब हम सभी जानते हैं जब किसी के पास कोई पावर हो और इस तरीके से मना कर दिया जाए कि भाई तुम्हें पावर नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं जोर तो पड़ता ही है। संसद ने क्या काम किया इसके बाद? संसद ने इसके बाद 24वां संविधान संशोधन किया 1971 में। अब समझने वाली बात है कि उसमें उसने क्या क्या किया। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाले केस में आपके जो पहले दोनों केसेस थे, है ना, सज्जन सिंह और राजस्थान राज्य वाले, इनको ओवर रूल किया गया। ठीक है, और जब ओवर रूल किया गया और यह कह दिया गया कि भाई विधायी प्रक्रिया से आप कानून बनाओगे, है ना, 368 में तुम्हें पावर नहीं है, तो इसके प्रभाव को दूर करने के लिए, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के प्रभाव को दूर करने के लिए आपका जो पार्लियामेंट है उसने संशोधन किया और उस संशोधन का नाम है 24वां संविधान संशोधन 1971। मैं लिख देता हूं, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। अब ये जो अमेंडमेंट आया इसने बहुत फेरबदल किया। अब ध्यान से समझने वाली बात है, फेरबदल क्या किया? पहला, इन्होंने जो आपका आर्टिकल लिखा हुआ था 368, ठीक है ना, उसके पार्श्व टिप्पण को चेंज कर दिया और उसको लिख दिया कि संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति एवं उसकी प्रक्रिया। तो जो वर्तमान में आप लिखा हुआ देखते हैं अपने बेयर एक्ट के अंदर, बेसिकली वो जो प्रावधान है वो जोड़ा गया, या हम ये कहें कि सब्स्टिट्यूट किया गया, ठीक है, वो आपका 24वें संविधान संशोधन 1971 से किया गया। क्योंकि उससे पहले क्या लिखा हुआ था? संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया, शक्ति शब्द लिखा हुआ ही नहीं था। तो यहां पर 368 का जो पार्श्व टिप्पण है या मार्जिनल नोट है उसको इस शब्दावली से प्रतिस्थापित कर दिया गया और लिख दिया गया क्या? संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया। यह बात जोड़ी इन्होंने। दूसरी बात क्या जोड़ी? दूसरी बात कि आर्टिकल 368 में आपका क्लॉज 1 और क्लॉज 3 जोड़ा। ध्यान से समझ लेना, आर्टिकल 368 में क्लॉज 1 और क्लॉज 3 जोड़ा। मैंने आपको बताया था कि यहां पर जब गोलकनाथ का केस डिसाइड किया गया था तो एक भी खंड नहीं था, और वर्तमान में देखा जाए तो कितने खंड हैं? 5 उपखंड है या 5 क्लॉजेज हैं, ठीक है, लेकिन एट दैट टाइम एक भी क्लॉज नहीं था। तो इन्होंने क्या काम किया कि आर्टिकल 368 में क्लॉज 1 जोड़ा और यहां पर लिख दिया कि भाई संसद को शक्ति होगी, है ना, संविधान में संशोधन करने की, है ना। क्लॉज 3 में लिखा इन्होंने कि भाई देखो आर्टिकल 368 के बेसिस पर हम कोई भी कानून बनाएंगे तो आर्टिकल 13 की कोई भी बात आर्टिकल 368 के द्वारा बनाए गए संविधान के संशोधन पर लागू नहीं होगी। और यह बात करके उन्होंने क्लियर कर दी। इसका जो प्रावधान इन्होंने ऐड ऑन किया वो था कि जो मेन आर्टिकल था, तो पहले तो कोई खंड था ही नहीं, तो जो मेन आर्टिकल था उसको रीनंबर किया गया, पुनः संख्यांकित किया गया और मुख्य अनुच्छेद को बना दिया गया क्या? आर्टिकल 368 का क्लॉज 2। ये क्लॉज 2 जो था वो था आपका मुख्य अनुच्छेद, मींस मेन आर्टिकल। तो जो पहले लिखा हुआ मेन आर्टिकल था वर्तमान में वो क्लॉज 2 आपको लिखा मिलेगा जहां पर प्रक्रिया लिखी गई है, ठीक है। चौथा चेंज इन्होंने क्या किया? तो चौथा चेंज इन्होंने किया कि आर्टिकल 13 में खंड 4 जोड़ दिया गया और कह दिया गया कि देखो भाई आर्टिकल 368 के हिसाब से पार्लियामेंट जो काम कर रही है ना उसका इंपैक्ट जो है ना आपका आर्टिकल 13 के हिसाब से नहीं पड़ेगा। यानी कि आर्टिकल 368 में जो भी संविधान में संशोधन कर दिया है ना, वो तो आर्टिकल 13 उधर एप्लीकेबल नहीं होगा, 13 की कोई बात उधर लागू नहीं होगी। तो इस तरीके से देखा जाए तो कुल 4 बातें, बड़ी बड़ी 4 बात गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के केस को उसके प्रभाव को दूर करने के लिए, उसके निर्णय को दूर करने के लिए संसद ने की। जैसा गोलकनाथ ने कहा कि तुम्हें शक्ति नहीं है, तो इन्होंने क्या काम किया? शक्ति जोड़ ली, है ना। उन्होंने कहा कि भी आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में फॉल करेगा, विधायी प्रक्रिया से आ रहा है,
तो इन्होंने कहा नहीं 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 करेगा, 13 की कोई बात लागू ही नहीं होगी, क्लॉज 3 जोड़ दिया। और उधर आर्टिकल 13 में क्लॉज 4 जोड़ दिया कि भाई 368 के बेसिस पर हम कुछ करेंगे तो 13 इस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये सारी की सारी जो बातें थी वो आपका इसमें संविधान संशोधन से आ गई। अब सवाल यह आया कि 1971 आते आते इस संशोधन का प्रभाव यह रहा कि पार्लियामेंट के ऊपर, पार्लियामेंट ने कहीं ना कहीं जो उसके ऊपर प्रेशर दिया गया या दबाव बनाया गया या जो जजमेंट दिया गया गोलकनाथ में, उसके प्रभाव को दूर करने के लिए उसने क्या किया, ये अमेंडमेंट कर दिया। अब हुआ क्या इसके बाद, तो नेक्स्ट जो केस है उस केस का नाम है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य IR 1973 सुप्रीम कोर्ट 1461। इसमें अगर देखा जाए तो जो संवैधानिक पीठ थी उसमें कुल न्यायमूर्तियों की संख्या 13 थी, जिसने 7:6 के मेजॉरिटी से इस केस को डिसाइड किया। ठीक है, तो केशवानंद भारती का जो केस है इसमें भी क्वेश्चन ये था कि मौलिक अधिकारों में अगर संशोधन किया जा सकता है तो संसद की शक्ति के साथ में सीमाएं क्या हो। तो मेजॉरिटी का जो डिसीजन था उसका यह कहना था कि भाई देखो, जो संविधान है उसमें जो संसद है ना, उसको शक्ति है, संविधान में क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। संशोधन के अंदर कोई प्रोविजन है उसे, है ना, एडिशन है, मॉडिफिकेशन है, वेरिएशन है, डिलीशन है, रिपीलिंग है ना, ये सारे काम कर सकती है संसद, उसको शक्ति है। और ऐसी शक्ति जो है ना वो आर्टिकल 368 में संसद को मिली हुई है। और ऐसा इस केस में क्यों डिसाइड किया जा रहा था, उसका रीजन ये था क्योंकि 24th जो अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें कहीं ना कहीं क्लॉज 1 जोड़ करके संसद ने उस शक्ति को लिखा था। और यहां पर 1973 आते आते सुप्रीम कोर्ट का भी यह मानना था, हां भाई संसद को शक्ति तो लिखी हुई है तो अमेंडमेंट करने की आप संशोधन कर सकते हो आर्टिकल 368 के बेसिस। संसद आपकी जो संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है ना वो असीमित नहीं है। ठीक है, आप ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं जो आधारभूत ढांचे को नष्ट कर दे। तो यह कहा गया कि भाई संसद को संविधान में संशोधन करने की तो शक्ति है, लेकिन ऐसी शक्ति असीमित शक्ति नहीं है, मींस असीमित नहीं है। और ऐसी शक्ति आधारभूत ढांचे को नष्ट कर दे ऐसा नहीं किया जा सकता। और कोर्ट का यह कहना था कि संसद की जो शक्ति है संविधान में संशोधन करने की, उस पर एक सीमा लगाई जा सकती है कि आप संविधान में संशोधन कीजिए, है ना, एडिशन कीजिए, मॉडिफिकेशन कीजिए, डिलीशन कीजिए, सब काम कीजिए, लेकिन आधारभूत ढांचे को नष्ट नहीं कर पाओगे। सवाल आया कि सर आधारभूत ढांचे को कैसे पहचाना जाएगा, आधारभूत ढांचा है क्या? तो समय समय पर संसद ने अपने बहुत सारे डिसीजंस में आधारभूत ढांचे से संबंधित प्रावधान बताए। जैसे SR बॉम्बे का केस देखिएगा तो बता दिया गया कि पंथ निरपेक्षता संविधान का आधारभूत ढांचा है। इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण का केस देखना, बता दिया गया फेयर इलेक्शन जो है, विधि का शासन जो है वो आपका आधारभूत ढांचा है। ऐसे ही बहुत सारे मामले हैं जिसमें कहा गया कि संविधान की सर्वोच्चता, है ना, हमारे यहाँ का जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर एक ना बेसिक फीचर है और संविधान का आधारभूत ढांचा है, आदि आदि बातें। तो जैसे ही केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के केस में डिसाइड किया गया कि संसद को शक्ति तो है लेकिन वो असीमित नहीं है, उस पर एक सीमा लगाई जा सकती है कि आप संविधान के आधारभूत ढांचे को नष्ट नहीं कर सकते। और इस सीमा को नाम दिया गया मौलिक सीमा। मौलिक सीमा, तो अगर आपको भी कभी पूछ दिया जाए कि मौलिक सीमा क्या होती है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की, या सब्सटेंटिव लिमिटेशन क्या है, तो आप आसानी से आंसर कर सकते हो कि केशवानंद भारती के केस में डिसाइड किया गया था कि जो पार्लियामेंट है वो अमेंडमेंट तो कर सकती है बट सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये केस डिसाइड किया गया और इस केस को डिसाइड करने के बाद पार्लियामेंट थी वो यहीं नहीं रुकी, उसने 42वां संविधान संशोधन कर लिया, यह अधिनियम पास कर लिया 1976 में, और आर्टिकल 368 में खंड 4 को और 5 को जोड़ दिया। तो ध्यान से समझिएगा कि केशवानंद भारती का जो डिसीजन था,
है ना, उसके प्रभाव को दूर करने के लिए आपका ये 42nd अमेंडमेंट आया और 42nd अमेंडमेंट ने क्लॉज 4 और 5 को जोड़ दिया। क्लॉज 4 का ओवरऑल कंक्लूजन ये था, ये लिखा गया था उसमें कि भाई कोई भी अमेंडमेंट किया है ना, चाहे वो 42nd अमेंडमेंट से पहले है या बाद में हो रहा है, ठीक है, वो किसी भी न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जाएगा। और जो क्लॉज 5 था वो कहता था कि भाई आपको डाउट्स को दूर करने के लिए बात हम कह देते हैं कि डाउट्स को दूर करने के लिए बात हम क्लियर कर देते हैं कि पार्लियामेंट की जो पावर है उस पर कोई लिमिटेशन नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की जो पावर है उस पर कोई लिमिटेशन नहीं होगा और उसके अंतर्गत वो एडिशन कर सकती है, डिलीशन कर सकती है, मॉडिफिकेशन कर सकती है और रिपील भी कर सकती है किसी प्रोविजन को, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए तो क्लॉज 4 और 5 जोड़कर इस बात को स्पष्ट कर दिया गया। अब सवाल यह आया कि जब इस अमेंडमेंट के थ्रू संसद ने ऐसा कर दिया, क्या कर दिया, संसद ने ऐसा कर दिया, तो इसको चैलेंज किया गया। चैलेंज किया गया केस में, केस का नाम है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। तो मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के केस में चैलेंज किया गया ये अमेंडमेंट और इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि भाई देखो, जो जुडिशियल रिव्यू है ना, जो न्यायिक पुनर्विलोकन है, वो संविधान का आधारभूत ढांचा है। आप ऐसा अमेंडमेंट करके ऐसे ढांचे को नष्ट नहीं कर सकते। मींस जो जुडिशियल रिव्यू है उसके बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के केस में कह दिया गया। तो इस तरीके से देखा जाए तो संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है वो आपका संसद के पास है, ठीक है। उसकी प्रक्रिया भी आर्टिकल 368 के क्लॉज 2 में लिखी हुई है और उसकी जो सीमाएं हैं वो कहीं ना कहीं केशवानंद भारती में डिसाइड कर दी गई। अब अंत में मैं आपको बताऊं कि अगर यही पूछा जाए कि सीमाएं क्या होंगी, सीमाएं होंगी तो दो तरीके की सीमा है। पहली सीमा है मौलिक सीमा और दूसरी सीमा है प्रक्रियात्मक सीमा। तो जो संसद है ना, उस संसद की शक्ति पर आप दो तरीके की सीमाएं लगा सकते हो। पहली है आपकी मौलिक सीमा, दूसरी है प्रक्रियात्मक सीमा। मौलिक सीमा जो है वो आपका केशवानंद भारती वाले केस में बताई गई थी और उसका नाम क्या था, आधारभूत। आधारभूत ढांचे से संबंधित सीमा आपके ऊपर अधिरोपित कर दी गई है कि आप ऐसा कोई कानून नहीं बना पाओगे जो आधारभूत ढांचे को ही खत्म कर दे, ठीक है। और प्रक्रियात्मक सीमा के अंदर जो आर्टिकल 368 में प्रक्रिया दी हुई है उसकी बात की जा रही है। अर्थात संसद जो है अगर संविधान में संशोधन कर रही है तो वर्तमान समय में, मैं कंक्लूजन दे देता हूं कि वर्तमान समय में संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है और ऐसी शक्ति है कि वो संविधान के किसी भी भाग को चेंज कर सकती है, किसी भी भाग का एडिशन कर सकती है, मॉडिफिकेशन कर सकती है, रिपील कर सकती है, चेंज कर सकती है। मौलिक अधिकारों में भी वो फेरबदल कर सकती है, चेंज कर सकती है, ठीक है, उन्हें कम भी कर सकती है। बट उस पर दो सीमाएं हैं। पहली सीमा कि आप ऐसा काम नहीं करोगे जो आधारभूत ढांचा खत्म कर दे, या ऐसा संशोधन नहीं करोगे जिसमें आपने पूरी प्रक्रिया का ही पालन नहीं किया गया। अब जैसे मैंने एक शब्द अभी कहा कि वो मौलिक अधिकारों को कम भी कर सकती है, तो उसका एक लाइव एग्जांपल मैं देता हूं। वो ये है कि 44th अमेंडमेंट किया गया, जिसे हम कह रहे हैं 44वां संविधान संशोधन, 44वां संशोधन 1978। और उससे पहले आपका एक मौलिक अधिकार होता था, नाम था संपत्ति का। तो संपत्ति का अधिकार मींस राइट टू प्रॉपर्टी आपका फंडामेंटल राइट था। और केशवानंद भारती केस डिसाइड हुआ 1973, मिनर्वा मिल्स डिसाइड हुआ। यहां पर इनका कहना यह था 44th अमेंडमेंट में कि संपत्ति का अधिकार तो मौलिक अधिकार था, लेकिन इस मौलिक अधिकार को चेंज करके इसको रख दिया आर्टिकल 300A में। अब यह मौलिक अधिकार नहीं रहा। तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि संसद ने संविधान में संशोधन करके, भाग 3 में ही संशोधन करके आपके एक मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया। और ऐसा करना न्याय संगत रहा, ऐसा करना कानून के दायरे में रहा। क्यों? क्योंकि संसद की शक्ति के अंतर्गत था, क्योंकि संसद ने वो ऐसा कार्य किया था, ना तो उससे मौलिक सीमा बाधित हुई, ना ही उससे प्रक्रियात्मक सीमा बाधित हुई। यानी कि ये अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था, ऐसा अधिकार नहीं था जो आधारभूत ढांचे से संबंधित हो या
हम ये कह सकते हैं कि जो प्रक्रिया का पालन किया गया वो प्रक्रिया का पालन भी जो यथावत प्रक्रिया दी हुई है आर्टिकल 368 क्लॉज 2 में उसका पालन किया। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से एक विषय के बारे में मैंने अपने विचार रखे। आई होप कि आपको इस विषय को समझने में आसानी होगी, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।